सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 का गद्य भारती का पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि। तो अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि का पहला भाग पढ़ेंगे। अस्माकं कहते हैं हमारा राष्ट्रीय, हमारे राष्ट्रीय यानी राष्ट्र के प्रतीकानि प्रतीक है। कुछ चीज़ें प्रत्येक देश में प्रतीक के रूप में स्वीकार की जाती हैं, उन्हें ही राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं। जैसे कि पशुओं में, पक्षियों में कौन है, और फल में, वृक्ष में, पक्षियों में, सब में इसी तरह के जो चिन्ह उनकी विशेषताओं से युक्त जो होते हैं, जो कुछ ना कुछ हमें संदेश देते हैं अपने देश का, वही राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं। सर्वेषु राष्ट्रेषु राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तानि वस्तूनि प्रतीक रूपेण स्वीक्रियन्ते तत्रत्यहि जनैः। सर्वेषु सभी, राष्ट्रेषु राष्ट्रों में, राष्ट्रीय वैशिष्ट्य कहते हैं विशेषताओं से, युक्तानि युक्त, वस्तुनि वस्तुएं, प्रतीक रूपेण प्रतीक के रूप में, स्वीक्रियन्ते स्वीकार की जाती हैं, तत्रत्यहि जनैः वहाँ के लोगों के द्वारा। यानी सभी राष्ट्रों में, सिर्फ एक में नहीं, सभी राष्ट्रों में अपने राष्ट्र की विशेषताओं से युक्त कुछ वस्तुएं प्रतीक के रूप में स्वीकार की जाती हैं। किसके द्वारा? वहाँ के लोगों के द्वारा, यानी वहाँ के लोग स्वीकार करते हैं। तेषु प्रतीकेषु तद राष्ट्रस्य गौरवं चारित्र्यं गुणाश्च प्रतिभासन्ते। तेषु उन प्रतीकेषु प्रतीकों में, तद राष्ट्रस्य, ये से विच्छेद करेंगे, बनेगा तद जमा राष्ट्रस्य। तो तद उस राष्ट्रस्य राष्ट्र का, गौरवम गौरव यश, चारित्र्यम चरित्रता, चा और गुणः गुण, गुणाशय से विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा गुणः जमा चा, चा और गुणः गुण, प्रतिभासन्ते प्रकट होते हैं। तो उन प्रतीकों में जो वहाँ के लोगों के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, उन प्रतीकों में उस राष्ट्र का गौरव, चारित्र्य और गुण प्रकट होते हैं। तान्येव राष्ट्रीय प्रतीकानि निगद्यन्ते। तान्येव से विच्छेद करेंगे, बनेगा तानि जमा एव। तो तानि वे, एव ही, वे ही राष्ट्रीय प्रतीकानि राष्ट्रीय प्रतीक निगद्यन्ते कहे जाते हैं। वे ही राष्ट्रीय प्रतीक कहे जाते हैं। कौन से? जो अपने राष्ट्र के गुण को, चारित्रता को और यश को प्रकट करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अस्माकं राष्ट्रे भारते अपि कतिपयानि प्रतीकानि स्वीकृतानि सन्ति। अस्माकं हमारे राष्ट्र भारते अपि भारत में भी, कतिपयानि कुछ, प्रतीकानि प्रतीक चिन्ह, स्वीकृतानि सन्ति स्वीकार किए गए हैं। तान्यास्माकं चारित्र्यं संस्कृतिं महत्त्वं च व्यञ्जयन्ति। पक्षिषु कतमः, पशुषु कतमः, पुष्पेषु कतमत वा अस्माकं राष्ट्रीय महिमनः प्रातिनिध्यं विदधाति इति विचार्य प्रतीकानि निर्धारितानि सन्ति। तो ये तान्यास्माकं है, विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तानि वे, अस्माकं हमारी, चारित्र्यम चरित्रता को, संस्कृतिम संस्कृति को, चा और महत्वम महत्व को, व्यंजयन्ति प्रकट करते हैं। पक्षिषु कतमः, पक्षियों में कौन है? पशुषु कतमः, पशुओं में कौन है? पुष्पेषु फूलों में, कतमत कौन है? वा अथवा पुष्पों में कौन है? अस्माकं राष्ट्रीय महिमनः, अस्माकं हमारी राष्ट्रीय, राष्ट्र की, महिमनः महिमा का, प्रातिनिध्यम प्रतिनिधित्व, विदधाति धारण करता है। यानी पक्षियों में कौन? पक्षिषु कतमः, पक्षियों में कौन? पशुषु कतमः,
पशुओं में कौन? पुष्पेषु कतमत वा वा अथवा पुष्पेषु फूलों में कतमत कौन है? कौन अस्माकं राष्ट्रीय महिमनः हमारी राष्ट्रीय महिमा का प्रतिनिधित्व विदधाति धारण करता है। इति विचार्य ऐसा विचार करके ही प्रतीकानि प्रतीक निर्धारितानि सन्ति निर्धारित किए गए हैं। ये आपका पहला गद्यांश हुआ, आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं तो क्या है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं देखेंगे। मयूरः मोर, मोर क्या होता है? पक्षी होता है। तो पक्षिषु मयूरः राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृतो अस्ति। पक्षिषु पक्षियों में मयूरः मयूर मोर राष्ट्रीय पक्षी रूपेण राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकृतो अस्ति स्वीकार किया गया है। मयूरो अति मनोहरः पक्षी वर्तते। मयूरो मोर अति बहुत अधिक मनोहरः मन को हरने वाला मनोहर पक्षी वर्तते पक्षी है। आप सभी ने देखा है मोर बहुत सुंदर पक्षी होता है। चंद्रकवलय सम्मिलितानि चित्रितानि तस्य पिच्छानि मनांसि हरन्ति। चंद्रमा कवल कहते हैं गोलाकार, तो चंद्रमा जैसे गोलाकार सम्मिलितानि चिन्हों से युक्त चित्रितानि बने हुए तस्य पिच्छानि तस्य उसके पिच्छानि पंख मनांसी मनों को हरंती हर लेते हैं या हरते हैं। तो चंद्रमा जैसे गोलाकार चंद्रकमल सम्मिलितानि चंद्रमा जैसे गोलाकार चिन्हों से चित्रितानि बने हुए यानी चंद्रमा जैसे गोलाकार चिन्ह उसके पच्छानी पंखों में चित्रितानि बने होते हैं जो मनांसी हरंती मन को हर लेते हैं, मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदा गगनम श्यामलैर्मेघैर आच्छन्नम भवति तदा मयूरो नृत्यति। यदा जब गगनम आकाश में श्यामलैर, अब इसे विच्छेद करेंगे बनेगा श्यामलहि जमा मेघहि जमा आच्छन्नम। तो यदा जब गगनम आकाश में श्यामलहि सांवले काले काले मेघहि बादल आच्छन्नम आच्छादित भवती होते हैं या छा जाते हैं तदा तब मयूरो मोर नृत्यति नाचता है। यानी जब आकाश में काले काले बादल घिर आ जाते हैं चारों ओर छा जाते हैं तब मोर नाचता है उन बादलों को देखकर प्रसन्न होकर। तस्य तदानीन्तनं नर्तनं नयन सुखकरम अपि चेतश्च चमत्कारकं भवति। तस्य उसका तदानीन्तनम उस समय का नर्तनम नाचना नयन सुखकरम अपि नयन नेत्रों को सुखकर आनंद देने वाला अपि होने पर भी चेतहा चित्त को चमत्कारित करने वाला भक्ति होता है। यानी जब उस समय वह नाचता है जब आकाश में काले काले बादल घिराते हैं तो उस समय उसका वो नाचना नेत्रों को तो सुख देता ही है, साथ में क्या करता है चित्त को हमारे मस्तिष्क को हृदय को बड़ा ही चमत्कारिक करता है, चमत्कार पैदा करता है। हृदय बहुत ही अलौकिक आनंद का अनुभव करता है। मधुरम स्वरो अपि मयूरो विषधरान भुक्ते। मधु कहते हैं शहद को, शहद के समान मधुर मीठे स्वरो अपि स्वर होने पर भी शहद के समान मीठा स्वर होने पर भी मयूरो मोर विषधरान, विष कहते हैं विष जहर, धरान धारण करने वाले, तो विष को धारण करने वाले कौन होते हैं सर्प, सांपों को भूंगते खाता है। इदम एव अस्माकं राष्ट्रीय चारित्र्यम विद्यते। तो इदम एव यही अस्माकं हमारी राष्ट्रीय चारित्र्यम राष्ट्रीय चरित्रता विद्यते है। यही हमारी राष्ट्रीय चरित्रता है। सर्वहि सह मधुरम वाच्यम मधुरम व्यवहर्तव्यम मधुरम आचरितव्यम किंतु ये राष्ट्रद्रोहिणों अत्याचार परायणः राष्ट्रीय अखंडतायाः राष्ट्रीय ऐक्यस्य वा
विघातकः विषमुखः सर्पतुल्यः मयूरेणेव राष्ट्रे व्यापादितव्या। तो हमें क्या करना चाहिए? सर्वहि सहा, सर्वहि सभी के, सहा साथ, मधुरम मधुर मीठा वाच्यम बोलना चाहिए, मधुरम मीठा, व्यवहारतव्यम व्यवहार करना चाहिए, मधुरम आचरितव्यम और मधुर आचरण करना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए। किंतु परंतु ये जो राष्ट्रद्रोहिणों, राष्ट्र के विद्रोही, अत्याचार परायण, राष्ट्रीय अखंडतायाः, राष्ट्र की अखंडतायाः, अखंडता के, राष्ट्रीय एकस्य वा अथवा राष्ट्र की एकस्य एकता के, विघातकः विघातक हैं, नाश करने वाले हैं, विषमुखः विषमुख वाले यानी जिनके मुख पर विष है ऐसे, तो विषमुख वाले, सर्पतुल्यः सांप के तुल्य समान, मयूरेणेव मयूर के द्वारा, मोर के द्वारा, राष्ट्र के द्वारा, व्यापादितव्या मार दिए जाने चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें सबके साथ तो मधुर व्यवहार करना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, मीठा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए। परंतु जो लोग राष्ट्रद्रोही होते हैं, राष्ट्र के विरुद्ध काम करते हैं, अत्याचार परायण होते हैं, यानी अत्याचार करने में लगे रहते हैं, और जो देश की एकता को, देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं, देश की एकता अखंडता का विनाश करते हैं, तो वे कैसे होते हैं? विष लगे मुख वाले, यानी जिनके मुख में विष होता है। कौन होते हैं? सांप। तो सांप के समान ही जैसे मयूर के द्वारा सांप मार दिया जाता है, उसी प्रकार राष्ट्र के द्वारा व्यापादितव्यः, उन लोगों को भी मार दिया जाना चाहिए राष्ट्र के द्वारा। ये इसका भावार्थ है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें। ये खासियत है मोर की, कितना सुंदर होते हुए भी वो किस प्रकार अपने शत्रु का नाश कर देता है। अब उसके बाद आता है व्याघ्रः, व्याघ्र यानी जिसे आप चीता कहते हैं। तो पशुषु व्याघ्रः भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम, पशुओं में व्याघ्र यानी चीता, भारतस्य भारत का राष्ट्रीय प्रतीकम राष्ट्रीय प्रतीक है। पशुओं में व्याघ्र या चीता भारत का राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह है। व्याघ्रेषु चित्र व्याघ्रः बहुवैशिष्ट्या विशिष्टो विद्यते। व्याघ्रेषु बाघों में यानी जितने भी आपके शेर इत्यादि हैं उन्हें बाघ कहते हैं, तो उनमें चित्र व्याघ्र वही जिसे चीता कहते हैं। तो चीता बहुवैशिष्ट्य है, बहुत सारी वैशिष्ट्य विशेषताओं से युक्त, विशिष्ट विद्यते है, यानी बहुत सारी विशेषताओं के कारण वह विशिष्ट है, विशेष है, अलग है सबसे। को न जानाति चित्र व्याघ्रस्य ओजः पराक्रम स्फूर्तिश्च। कौन न जानाति नहीं जानता है, चित्र व्याघ्रस्य चित्र बाघ की या चीते के, ओज को, पराक्रम को, चा और स्फूर्ति को। तो कौन व्यक्ति ऐसा है जो चीते के ओज को, उसके पराक्रम को और उसकी फूर्ति को नहीं जानता? अर्थात सभी जानते हैं उसकी स्फूर्ति भी, उसकी ओज को, उसके पराक्रम शक्तिशालीता को। एतज्जात्या व्याघ्रः अस्मद्देशस्य वनेषु उपलभ्यन्ते। ये एतज्जात्या है, से विच्छेद करेंगे तो बनेगा एतत् जमा जात्यः। एतत् इस, जात्यः जाति के, व्याघ्रः बाघ, अस्मद्देशस्य हमारे देश के, वनेषु वनों में, उपलभ्यन्ते प्राप्त होते हैं। तो ये चीता जो है हमारे देश के किस स्थान में पाया जाता है? वनों में प्राप्त होता है, वनों में पाया जाता है। एतेषां शरीरे स्थूल कृष्ण रेखाः भवन्ति। एतेषां इनके शरीरे, शरीर पर, स्थूल कहते हैं मोटी, कृष्ण काली, रेखाएं भवन्ति होती हैं। तो इन चीतों के शरीर पर क्या होता है? मोटे रंग की काली काली रेखाएं होती हैं। व्याघ्रो
व्याघ्रो सावती तीव्र धावकः सतत सावहितः संकटम विदुराद एव जिघ्रन् तद अपने तुम सचेष्टः स्वलक्ष्यम अवाप्तुम कृतिरतः स्वसीम्नि एव पर्यटन वन्यो जंतु विश्रुतो जगति। तो व्याघ्रो, इसे विच्छेद करेंगे, व्याघ्रः जमा असौ जमा अति। तो असौ यह है व्याघ्रः बाघ, अति बहुत अधिक, तीव्र धावकः तीव्र तेजी से, धावकः दौड़ने वाला, सतत निरंतर सदैव, सावहितः सावधान रहने वाला, संकटम संकट को, विदुराद एव विदुराद बहुत दूर से ही, जिघ्रन सूंघने वाला, और तद अपने तुम तद उसे अपने तुम दूर करने के लिए, सचेष्टः सचेष्ट रहने वाला, प्रयत्नशील रहने वाला, स्वलक्ष्यम स्व अपने लक्ष्यम लक्ष्य को, अवाप्तुम प्राप्त करने के लिए, कृतिरतः कृतिरत रहने वाला, प्रयत्नशील रहने वाला, स्वसीम्नि स्व अपनी सीम्नि सीमा में, एव ही अपनी सीमा में ही, पर्यटन घूमने वाला, वन्यो जंतु वन का जंतु, विश्रुतो प्रसिद्ध है, कहाँ, जगती संसार में। यानी कैसा है ये बाघ, बहुत ही तीव्र गति से दौड़ने वाला है, सदैव सावधान रहता है, बहुत ज़्यादा सतर्कता होती है इसके अंदर, और अपने संकट को बहुत दूर से ही पहचान लेता है, सूंघ लेता है, और फिर उसे दूर करने के लिए, उस संकट को दूर करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है, और अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास ही करता रहता है। और एक इसकी खासियत यह है कि ये हमेशा अपनी सीमा में ही घूमता है, अपनी सीमा यानी जहाँ उसका वन है, निवास है, वहीं पर रहता है, उसे पार करके दूसरी सीमा में किसी और स्थान में नहीं जाता। और इस तरह का ये बाघ जो है संसार में वन्य जीव के नाम से, यानी वन में निवास करने वाला है, अर्थात जंगली पशु है ये, इसे पाला नहीं जाता है, ये वन में निवास करता है। तो इतनी सारी खासियत हैं, इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं हमारे चित्रव्याघ्र की। इसी कारणों से पशुओं के रूप में, प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। उसके बाद आता है कमलम। कमल क्या है, पुष्प। तो पुष्प में कमल जो है हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। कमलम सरसिजम पद्मम पंकजम शतदलम इत्यादिभिः नामभिः प्रथितं पुष्पम अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन स्वीकृतं राष्ट्रीय पुष्पस्य यशो विद्यते। कमलम कमल, सरसिजम सरसिज, पद्मम पद्म, पंकजम पंकज, शतदलम शतदल, इत्यादि नामभिः इत्यादि नामों से प्रथितं प्रसिद्ध, पुष्पम अस्माकम अस्माकम पुष्पम पुष्प हमारा फूल, राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन राष्ट्र के प्रतीक के रूप में, स्वीकृतम स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय पुष्पस्य राष्ट्रीय पुष्प के, यशो यश को, विद्यते धारण करता है। यानी कितने सारे नाम हैं कमल के, कमल, सरसिज, पद्म, पंकज, शतदल इत्यादि नामों से ये प्रसिद्ध जो फूल है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय पुष्प की महत्ता को या यश को धारण करता है। तस्य कोमलत्वं मनोहरत्वं विकासशीलत्वं पवित्रत्वश्च अभिलक्ष्य एव कविभिः तस्य बहुशः वर्णनं कृतम्। तो तस्य उसकी, कोमलत्वम कोमलता को, मनोहरत्वम मनोहरता को, विकासशीलत्वम विकासशीलता को, पवित्रत्वश्च च और पवित्रत्व पवित्रता को, अभिलक्ष्य एव अभिलक्षित करके ही, देख कर ही कविभिः कवियों के द्वारा, तस्य उसकी, बहुशः बहुत प्रकार से या बहुत बार, वर्णनम कृतम वर्णन किया गया है। न कश्चित महाकवि संस्कृत भाषायां
हिंदी भाषायां वा विद्यते येन तस्य पुष्पस्य महत्यम न गीतम। तो ना नहीं है कश्चित कोई महाकवि संस्कृत भाषायां संस्कृत भाषा में वा अथवा हिंदी भाषायां हिंदी भाषा में विद्यते है। तो संस्कृत भाषा में अथवा हिंदी भाषा में कोई महाकवि न विद्यते नहीं है, ये जिसके द्वारा तस्य उस पुष्पस्य पुष्प की फूल की महत्तम्यम महानता को न गीतम नहीं गाया गया है। अर्थात ना तो संस्कृत भाषा में ना हिंदी भाषा में कोई सी भाषा में भी कोई भी ऐसा कवि नहीं है जिसने कमल की इस पुष्प की महिमा को नहीं गाया है, अर्थात सभी ने उसका गुणगान किया है। और वास्तव में ही कमल का फूल है इतना सुंदर कि आप कोई भी कविता चाहे संस्कृत में पढ़ लीजिए चाहे हिंदी में पढ़ लीजिए, किसी कविता में कहीं स्तुति में हर जगह कमल का वर्णन किया जाता है। देवानाम स्तुति प्रसंगे दिव्य कर चरण आदि नाम अंगानाम मानव हृदय च उपमानीकृतम सत सांस्कृतिकम महत्वम विभर्ति पुष्पम एदम। देवानाम देवों की देवताओं की स्तुति प्रसंगे स्तुति के प्रसंग में स्तुति के विषय में दिव्य कर दिव्य अलौकिक कर कहते हैं हाथ, चरण पैर आदि नाम इत्यादि अंगा नाम अंगों के, यानी देवताओं की स्तुति करते समय देवताओं की स्तुति के विषय में उन देवों के हाथ पैर आदि अंगों की, मानव हृदय से चा और मानव हृदय से मानव हृदय का उपमानीकृतम उपमान किया हुआ, उपमान स्वीकार किया गया या उपमान के रूप में लिया गया सत सांस्कृतिकम सत सांस्कृतिक महत्व को, यानी बहुत ही अच्छी सांस्कृतिक महत्व को इदम पुष्पम इदम यह पुष्पम फूल विभर्ति धारण करता है, यानी सांस्कृतिक महत्व का इसने धारण किया हुआ है, स्वीकार किया हुआ है। क्योंकि जब देवों की स्तुति होती है तो उस समय कमल से उनके हाथ और पैरों की उपमा दी जाती है और मानव की हृदय की उपमा कमल से दी जाती है। तो इस प्रकार इसने बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक महत्व धारण किया हुआ है, स्वीकार किया हुआ है। और क्या, शरद ऋतौ मनोहरम पुष्पम इदम यत तत्र जल संकलेषु तड़ागेषु सरसु च अनायासेनोत्पद्यते वर्धते रवि कर निकर संसर्गात प्रस्फुटति। शरद ऋतु में मनोहरम मन को हरने वाला इदम पुष्पम यह पुष्प यत्र तत्र जहाँ तहाँ जल संकलेषु जल के गड्ढों में, यानी जिन गड्ढों इत्यादि में छोटे छोटे जो होते हैं जल के गड्ढे इत्यादि जिनमें जल भर जाता है, और तड़ागेशु तालाबों में, सरसु सरोवरों में, चा और सरोवरों में, अनायासेन यानी बिना प्रयास के ही उत्पद्यते उत्पन्न हो जाता है, वर्धते बढ़ता है, रवि सूर्य की कर किरणों के निकर समूह के संसर्गात संसर्ग से संपर्क से प्रस्फुटित होता है, खिलता है। यानी जब शरद ऋतु होती है उस समय जल कहीं भी किसी छोटे मोटे गड्ढे में भी भरा हुआ हो उसे जल संकुल कहते हैं। तालाबों में सरोवरों में ये बिना प्रयास के ही यानी स्वतः ही उग जाता है और वहाँ बढ़ता भी है, और जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं तो ये खिलता भी है। तो पंके जायते पंकजम जल संयोगम शरत कालाश्चवाप्य वर्धते शोभते च तथैव कस्मचित् कुले जातः जनः सौविध्यम उपयुक्त अवसराश्च लब्ध्वा वर्धितुं क्षमतः इति तत्पुष्पस्य राष्ट्रकृते संदेशः। तो पंक कहते हैं कीचड़ में जायते उत्पन्न होता है, पंकजम पंकज कमल, जल संयोगम जल के संयोग से। तो ये कमल जो है कैसा है, कीचड़ में उत्पन्न होता है, कैसे, जल संयोगम जल के संयोग से, इसीलिए इसे पंकज कहते हैं। पंक कहते हैं कीचड़ में जन्म लेने वाला, जो कीचड़ में जन्मे वो पंकज,
शरत कालाश्चय और शरद काल में अवाप्य प्राप्त करके। तो यहाँ से लेंगे हम शरत काल चय और शरत काल को अवाप्य प्राप्त करके पंके कीचड़ में जल संयोगम, जल के संयोग से जायते उत्पन्न होता है पंकजम कमल। फिर क्या होता है, उत्पन्न होता है, उसके बाद वर्धते बढ़ता है, शोभते च और सुशोभित होता है, सुंदर भी लगता है। यही नहीं कि खाली जन्म ले लिया, जन्म लेने के साथ फिर वो बढ़ता भी है और सुशोभित भी होता है, बड़ा सुंदर होता है। तथा उसी प्रकार कस्मचित किसी कुले वंश में जाता उत्पन्न हुआ जनः व्यक्ति सौविध्यम सुविधा कैसी उपयुक्त अवसरश्चय और उपयुक्त अवसर को, सुविधा को, उपयुक्त अवसर को चय और उपयुक्त अवसर को लब्ध्वा प्राप्त करके वर्धितुम बढ़ने की क्षमता रखता है। इति ऐसा तत्पुष्पस्य उस पुष्प का राष्ट्रकृते है, राष्ट्र के लिए संदेश है। क्या संदेश है? जैसे कि शरद काल में जल और कीचड़ का संयोग मिला तो कमल पैदा हो जाता है, फिर उसके बाद बढ़ता भी है, उन्नति भी करता है अपनी और सुशोभित भी होता है। तो उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति चाहे वो किस भी कुल में वंश में पैदा हुआ है, उसे उपयुक्त यानी सही अवसर मिले, सही सुविधाएं मिले तो वह उन सुविधाओं और अवसर को प्राप्त करके बढ़ने की क्षमता रखता है, उन्नति करने की क्षमता रखता है। यही इस फूल का अपने देशवासियों के लिए संदेश है कि जैसे ही अवसर सुविधा मिले हमें भी उन्नति करनी चाहिए। ये इस फूल का संदेश हो गया भारतवासियों के लिए। इसी कारण इसे फूल के रूप में राष्ट्रीय पुष्प के रूप में या राष्ट्रीय फूल के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी के साथ आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी शेष भाग जो है दूसरे भाग में पढ़ेंगे। और इसको आप अच्छे से करें, समझें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।